बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं। ये भी हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक है, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर पंप्स, ओके, एंड फायर फाइटिंग सिस्टम। बेसिकली जो वाटर बेस हमारे पास फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसकी इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग एज पर NFPA 25। NFPA 25 डील करता है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम, वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नए व्यूअर्स हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। NFPA 25, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, NFPA 25 हमें स्टैंडर्ड है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, जो कि हमें इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम, वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग का हमें क्राइटेरिया बताता है। ठीक है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी भी बताता है हमें कि फायर पंप या फिर हमारे पास फायर होज व्हील या वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम जो भी है, उसकी मेंटेनेंस किस तरह से होती है। ठीक है, और क्या फ्रीक्वेंसी होगी इनकी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वाटर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई टाइप्स क्या क्या हैं वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम की। ठीक है, एज पर NFPA। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहली टाइप आ जाती है, जो कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा। हमारे पास फायर होस रील कैबिनेट्स होती है। ठीक है, अब NFPA हमें बताता है। अच्छा, ये फिर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है, मैंने NFPA 25 और यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस 2018 की बेसिस पे ये सारी जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, और उसकी बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्या, अच्छा, यूई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड जितनी भी चीजें एक्सट्रैक्ट करता है वो सारी और फॉलो करता है, ये NFPA स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करता है। राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि ये हमारे पास फायर होज रील है। फायर होज रील में या फायर होज रील कैबिनेट, उसके अंदर क्या क्या चीजें एसेंशियल जो हमें वेरीफाई करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। जब हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं एज ए HSC प्रैक्टिशनर, तो हमें क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है एक फायर होज रील कैबिनेट के अंदर। अच्छा, फायर होज रील कैबिनेट में एक तो फायर होज रील है। अच्छा, फायर होज रील की भी दो टाइप्स होती है, एक मैनुअल होती है, दूसरी ऑटोमेटिक होती है। इसको हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक को। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। मैनुअल में सिर्फ आपको वॉल जो है खोलना पड़ता है एट द टाइम ऑफ यूज, और ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिकली वॉल ओपन हो जाता है जब आप होज को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या क्या चीजें चेक करनी है, नीचे देखें आपने, यहाँ पर जो है एक एरोज भी बने हुए हैं। ये कहता है एडजस्टेबल होस आपके पास, एडजस्टेबल नोजल होना चाहिए आपके पास। किसके लिए? इस होस के लिए। जो होस यहाँ पे रखा हुआ है, ये 30 मीटर का होस पाइप लाजिम होना चाहिए फायर होस रील कैबिनेट के अंदर। आपके पास एक CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, एक DCP फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि, या सोच रहे होंगे कि हमारे पास फायर होस रील है, उसके बावजूद हम जो है यहाँ पर अपना ये फायर होस पाइप क्यों यूज करते हैं। अच्छा, फायर होस पाइप हमने इसलिए रखा हुआ है कि ये एट द टाइम ऑफ फायर, जब हमारे फायर पंप काम नहीं करते या हमारे वाटर टैंक में पानी खत्म हो जाता है, तो हमारे फायर पंप बंद हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है DCD के बाउजर से, DCD दुबई सिविल डिफेंस के बाउजर से, या फिर आउटसोर्स कोई भी ऐसी सोर्स होती है, उसके थ्रू हम पानी लेते हैं, जो कि इस पाइप के साथ कनेक्ट होता है। ये लैंडिंग वॉल्व कहलाता है। ये बिल्डिंग से बाहर गया हुआ होता है, जैसे ये पाइप देख रहे होंगे ना आप, ये खवा है राइजर। ठीक है, ये ड्राई राइजर भी होते हैं और वेट राइजर भी होते हैं, इसको भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ड्राई राइजर से कनेक्ट होता है। ड्राई राइजर जो है ना, एक जो इनलेट होता है, वो बिल्डिंग के बाहर मौजूद होता है, जिसको हम ब्रीचिंग इनलेट कहते हैं। ब्रीचिंग इनलेट से जो है जो सिविल डिफेंस होती है या फिर कोई भी अथॉरिटी है, वो वहां से पानी का जो अपना बाउजर है वो कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू पानी यहाँ पर आना शुरू हो जाता है बिल्डिंग के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, इस पाइप को जो है, हमारे पास जो होस पाइप है 30 मीटर का, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस लैंडिंग वॉल्व के साथ, और ये नोजल भी कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू हम पानी यूज कर सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं बआसानी। बाकी आपको वॉल्स नजर आ रहे हैं, ये प्रेशर रिड्यूस वॉल्व है, और जो है फायर होस रील को अगर यहाँ पे कोई लीकेज हो जाती है किसी किस्म की, तो आपको अगर यहाँ से फायर जो है आपको वॉल्व बंद करना है, तो आप वॉल्व बंद कर सकते हैं।
ठीक है, ये सिर्फ उसके ऑप्शंस होते हैं, इसकी की भी मौजूद होती है, ये भी हमें इंश्योर करना होगा इन HSC इंस्पेक्शंस कि हमारे पास इसकी की, ये जो वॉल्व है इसकी की मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उम्मीद है आपको ये फायर होज रील पूरी समझ आ गई होगी। फायर होज रील कैबिनेट में क्या क्या चीजें एसेंशियली होनी चाहिए। हमारे पास जो है 30 मीटर का फायर होज होना चाहिए, नोजल होना चाहिए उसका, जो कि फायर होज के साथ कनेक्ट होगा, और ये फायर होज लैंडिंग बॉल्व के साथ कनेक्ट होगा। और लैंडिंग बॉल्व आपको समझ आ गया, ये ब्रीचिंग इनलेट से कनेक्टेड है, जो बिल्डिंग के बाहर मौजूद है हमारे। ठीक है, इनकेस हमारे फायर पंप काम नहीं करते या फिर हमारे टैंक में पानी खत्म हो जाता है, तो हम डीसीडी से या किसी भी आउटसोर्स से हम पानी लेते हैं, वो यहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशिंग में काम आएगा। ठीक है, हमारे पास CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, हमारे पास DCP फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से इनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, और इनका हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक फायर फाइटिंग सिस्टम आ जाता है जो कि ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम इसको हम बोलेंगे। ये क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम। बेसिकली आपने देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम हमारी बिल्डिंग में या बिल्डिंगों में कनेक्टेड होता है, कि आपने देखे होंगे इस तरह के स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं। अब हमारे पास जो होते हैं स्प्रिंकलर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। आपने देखा होगा कहीं पर रेड पायलट होता है इसमें, कहीं पर येलो होता है, कहीं पे ऑरेंज, कहीं पे ग्रीन, और कहीं पे ब्लू और ब्लैक भी होता है पायलट इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसमें दो तरह के फायर से जो स्प्रिंकलर्स हैं वो हो सकते हैं, एक विद पायलट, एक विदाउट पायलट। ओपन स्प्रिंकलर भी उसको हम कहते हैं, वो भी हम बाद आगे जाके देखेंगे। वो जनरली जो है हम डिल्यूज सिस्टम वगैरह में इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, ये हो गया। दूसरे फिर अभी हम देखते हैं विद पायलट स्प्रिंकलर्स। विद पायलट स्प्रिंकलर्स जो है हमारे पास, अच्छा, बहुत सारी चीजें जो है बीच बीच में आ रही होती हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं या बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है। तो उसमें होता ये है कि जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और हमारी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाती हैं। इसलिए मैं बहुत चीजों को मैं ये बता के आगे निकल जाता हूँ कि ये चीज मौजूद होती है, लेकिन हम इसको आगे नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने बात की स्प्रिंकलर्स की, कि स्प्रिंकलर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक ओपन है, दूसरा पायलट वाला है। ये सारे हम पायलट्स वाले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्क इनमें कोई खास नहीं होता, वो ओपन होता है। ठीक है, और जो है वो सोलिनॉइड वॉल्व के थ्रू चलता है, और सोलिनॉइड वॉल्व के थ्रू ये भी चलते हैं, बट थिंग सीन ये है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक है ये, और इनमें जो है पायलट लगा हुआ होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर जो है अपना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो ओपन स्प्रिंकलर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनमें पायलट नहीं होता। वो पीछे से अगर उनको सिग्नल मिलता है तो उसकी बेसिस पे वो ओपन होते हैं। ठीक है, वो जस्ट लाइक नोजल समझ लें आप। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। आपको दिख रहा होगा कि येलो कलर पे 57 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, रेड पे 68 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, येलो पे 79 लिखा हुआ है, 93 लिखा हुआ है, ग्रीन पे 141 लिखा है, ब्लू पे। अब क्या है कि ये स्प्रिंकलर्स जो है हमारे पास ये टेम्परेचर की बेस पर डिफरेंट एरियाज में हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ICT या IT के जो है हमारे पास सर्वर्स हैं या सर्वर रूम है, वहां पर जो हम इंस्टॉल करते हैं वो येलो कलर के स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल करते हैं, जो ज्यादा सेंसिटिव हैं। आप टेम्परेचर देख रहे होंगे, अगर टेम्परेचर 57 डिग्री तक पहुंचता है हमारा पायलट बस्ट हो जाएगा। पायलट ये है, ठीक है, ये पायलट बस्ट होगा और स्प्रिंकलर ओपन हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंकलर हमारा वेट राइजर के साथ कनेक्टेड है। इसके अंदर पानी हमेशा इस जगह तक मौजूद होता है। जैसे ही स्प्रिंकलर टूटता है पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो 68 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में, रूम्स में, ऑफिस में लगे हुए होते हैं। ज्यादातर यही रेड वाले ही यूज होते हैं। ये जब 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंचता है तो पायलट फटेगा और स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा। 79 आपने देखा होगा, ये हमारे पास इस पार्किंग एरियाज में यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है पार्किंग एरिया में। तो हमने 69 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, या वहां पर अगर कोई फायर होती है जब तक टेम्परेचर 69 डिग्री पे पहुंचेगा तो हमारा पायलट ओपन हो जाएगा। बाकी दूसरे जितने भी हमारे पास कलर्स के स्प्रिंकलर्स हैं, ये डिफरेंट एरिया में एज पर देयर स्पेसिफिकेशन
ठीक है, कि वहां पर जो वर्क एक्टिविटी चल रही है या बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वहां पे, उसकी बेसिस पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारे एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ कंसल्टेंट होता है, या हमारा जो फायर फाइटिंग या फायर प्रोटेक्शन हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो हमें ये रिकमेंड करता है कि कहाँ पर कौन सा स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया जाएगा। और ये हमें जो है एनएफपीए से भी पता चल सकता है, और जो है यूई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं। इसको हम बाद में भी कभी इंशाल्लाह डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्प्रिंकलर कहाँ पर यूज होना चाहिए। सुपरफिशियल मैंने आपको बता दिया कि अपना येलो कलर का जो स्प्रिंकलर है वो 57 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी सर्वर रूम में, आईटी सर्वर रूम में यूज होता है। 68 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारे पास स्प्रिंकलर है, ये हमारे पास किसी भी ऐसे एरिया में यूज होगा, ऑफिसेस हैं, रूम्स हैं हमारे जर्नल, वहाँ यूज होता है। और येलो कलर जो आपको ये दिख रहा है, डार्क येलो कलर या ऑरेंज कलर, ये जो है हमारे पास पार्किंग एरियाज में यूज होता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स हैं, ये लोकेशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। कन्वेंशनल है, ये है अपराइट है, पेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल है, ये दीवार पे लगता है, दीवार पे माउंटेड होता है। तो डिफरेंट टाइप के जहाँ लोकेशन के हिसाब से ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंकलर्स लगते हैं, इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये सिर्फ लोकेशन के हिसाब से। आपने अगर बहुत अच्छा स्टैटिक लुक आपने अच्छा रखना है अपने एरिया का, तो आप इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर, फैंसी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा लेते हैं, जो कि पता नहीं चलता कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, और बुरा नहीं लगता। ठीक है, जस्ट फॉर द स्टैटिक लुक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है डिल्यूज सिस्टम। डिल्यूज सिस्टम क्या कहता है? डिल्यूज सिस्टम बेसिकली देखें, ये सिस्टम होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक फोम बेस होता है, यहाँ पे फोम बेस लगा हुआ है, और एक जो है प्लेन वाटर का भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास या तो कंडेंसेट जो स्टोरेज टैंक है, ऑयल एंड गैस प्लांट्स पे होते हैं, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक्स होते हैं, लूब ऑयल स्टोरेज टैंक्स होते हैं, और हमारे पास जो एलपीजी बुलेट्स होती है उनके ऊपर हम क्या करते हैं, डिल्यूज सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। डिल्यूज सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये बी स्प्रिंकलर सिस्टम की एक टाइप है, जिसका अपना जो है एक फोम का टैंक भी अटैच होता है इसके साथ, और अपने वाटर टैंक्स होते हैं, और इसके क्या है, इसके साथ फायर पंप्स अटैच हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका जो है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल वाटर टैंक जो आपका कंडेंसेट टैंक है या एलपीजी टैंक है, एलपीजी बुलेट है, उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है या फिर कोई लीकेज होती है, जब लीकेज होती है तो क्या होगा, यहाँ पर गैस डिटेक्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैस डिटेक्टर लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है, ये गैस डिटेक्टर कनेक्टेड होते हैं सोलिनॉइड वॉल्व के साथ। सोलिनॉइड वॉल्व इनका यहाँ पर डिल्यूज वॉल्व या सोलिनॉइड वॉल्व होगा, ये यहाँ पर डिल्यूज वॉल्व है या सोलिनॉइड वॉल्व आप इसको कह लें। ठीक है, ये इसके साथ गैस डिटेक्टर्स कनेक्ट होते हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई लीकेज होती है या फिर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है किसी भी वजह से, तो क्या होगा, हमारा सोलिनॉइड वॉल्व एक्टिव हो जाएगा। गैस डिटेक्टर जब डिटेक्ट करेगा गैस को, सोलिनॉइड वॉल्व को एक्टिव करेगा, और उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे स्प्रिंकलर ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्प्रिंकलर ओपन और विद पायलट दोनों होते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया था स्प्रिंकलर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक विद पायलट, एक ओपन स्प्रिंकलर है। ठीक है, यहाँ पर डिल्यूज सिस्टम में ओपन और विद पायलट स्प्रिंकलर दोनों मौजूद होते हैं। अगर टेम्परेचर रेस करता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हमारा पायलट वाला स्प्रिंकलर ओपन हो जाएगा और शावरिंग शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर वाटर की जो है क्या हो जाएगी, वाटर यूज होना शुरू होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल मिलेगा पंप्स को, प्रेशर जो है कम हो जाएगा। हमारा जो जोकी पंप होगा, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, जोकी पंप पर प्रेशर कम होगा, सिस्टम प्रेशर जैसे ही डाउन होगा हमारा जोकी पंप एक्टिव होगा, फिर इलेक्ट्रिकल होगा, उसके बाद डीजल पंप ओपन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पायलट वाला स्प्रिंकलर ऑन होगा। दूसरा, अगर हमारे पास ओपन स्प्रिंकलर ऑन होगा, वो किस तरह से होगा, ओपन स्प्रिंकलर उस वक्त ओपन होगा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा, यहाँ पर कोई फायर नहीं हुई, बट यहाँ पर लीकेज हुई है गैस की। अगर गैस की लीकेज यहाँ पे हुई है, उससे हमारे जो गैस डिटेक्टर्स हैं उन्होंने गैस लीकेज डिटेक्ट की। गैस लीकेज डिटेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने सिग्नल दिया यहाँ पे सोलिनॉइड या डिल्यूज वाल्व को, वो ओपन हुआ, जिसकी वजह से हमारे ओपन जो स्प्रिंकलर से वो ऑन हुए और वाटर की शावरिंग शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा, ये फोम बेस है तो विद फोम जा रहा होगा, यहाँ से पानी आके ये पूरा कनेक्टेड है, यहाँ से
फोम को लेता हुआ पानी जाएगा यहाँ से, ठीक है। फोम को लेता हुआ जाएगा, उससे क्या फायदा होगा कि वो यहाँ पर वाटर की जो अपना विद फोम अगर पानी जाएगा तो हमारे पास कंडेंसेट टैंक या एलपीजी बुलेट के ऊपर वो एक लेयर बना देगा फोम की, जिससे क्या होगा, बैरियर आ जाएगा इन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास फायर लगने के चांसेस नहीं होंगे, या फायर होगी तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम कभी डिस्कस करेंगे, स्मदरिंग, स्टारवेशन, ठीक है ना, ये सारी टेक्निक्स हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। क्योंकि बेसिकली देखिए, मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो हेल्थ एंड सेफ्टी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इन चीज़ों को, या जो कि एचएससी की जॉब कर रहे हैं या जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं, या फिर जब उनको जॉब मिल जाती है तो उनको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो अभी मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आएंगी। बाकी एचएससी की ट्रेनिंग्स तो ऑब्वियसली आप लेके आए होते हैं, आपने बहुत सारी जगह से एचएससी की ट्रेनिंग ली भी होती है, तो ये बेसिक चीजें तो पता होती हैं, स्टारवेशन क्या है, स्मदरिंग क्या है, ठीक है। तो ये मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी बनाएंगे। और अगर आप लोग कमेंट्स में मुझे जो है कमेंट्स कॉलम में कमेंट्स करते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको डिल्यूज सिस्टम समझ आ गया। डिल्यूज सिस्टम क्या होता है? पूरा इसका ये वाटर टैंक है, ये यहाँ पे जो है फायर पंप्स लगे हुए हैं, ये इनके पैनल्स हैं, ठीक है। ये डीजल टैंक है इसका, डीजल पंप का, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि डीजल पंप और इलेक्ट्रिकल पंप जो कि पंप क्या कैसे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास होता है प्री एक्शन सिस्टम। अब प्री एक्शन सिस्टम जो है ये भी एक एडवांस फॉर्म है डिल्यूज सिस्टम की, बट ये क्या करता है, इसमें जो है सिर्फ वहां पर सिर्फ स्प्रिंकलर मौजूद थे, ठीक है। स्प्रिंकलर मौजूद थे और गैस डिटेक्टर मौजूद था जो कि गैस को डिटेक्ट करता था। यहाँ पर हमारे पास स्मोक डिटेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ये प्री एक्शन सिस्टम है, ये ज्यादा इफेक्टिव है। कैसे? कि ये कभी भी जो है ना फॉल्स अलार्म नहीं देगा। होगा ये कि आपका कभी भी फॉल्स अलार्म अगर आ जाता है, सॉरी, अगर फॉल्स अलार्म आ भी जाता है तो ये एक्टिव इस तरह से नहीं होगा। इसको जो है टेम्परेचर भी चाहिए, यहाँ पे देखिए स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं विद पायलट, और आपके जो है स्मोक डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर भी फायर होती है, स्मोक आएगा, ठीक है। स्मोक आएगा जब भी आपका प्री एक्शन सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। ये कहाँ पर एक्टिव होगा? जब आपका टेम्परेचर भी रेज होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह के एरियाज में लगाए जाते हैं जहां पर चांसेस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल डिल्यूज सिस्टम है, वहां पर अगर ये लगा दिया जाता है हर जगह, अगर कुछ आपके इनक्लोज एरियाज हैं जैसे कि आपके फायर पंप्स हैं, वहां पर ये लगाया जा सकता है फायर पंप रूम जो है उसके अंदर। क्योंकि क्या होगा, वहां पे अगर किसी वजह से वहां पर फायर लगती है, स्मोक जनरेट होता है और टेम्परेचर भी रेज होता है, उस वक्त ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इसको हम पर्टिकुलरली भी बाद में कभी डिस्कस करेंगे किसी एक वीडियो में इंशाल्लाह, कि इन सिस्टम्स को कहाँ, किस सिस्टम को कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे डिल्यूज सिस्टम है, अभी सुपरफिशियल में बता रहा हूँ आपको, आगे जाके डेप्थ में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन से सिस्टम को कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अभी प्री एक्शन सिस्टम आपको समझ में आ गया कि इसमें जो है हमारे पास जो है स्मोक डिटेक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, ये स्मोक डिटेक्टर और गैस डिटेक्टर में फर्क समझे। वहां पर गैस डिटेक्टर था जो कि गैस को डिटेक्ट करता है, यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर डस्ट को या किसी भी जो है स्मोक को डिटेक्ट करेगा और अलार्म देगा, राइट। अच्छा, वहां पे गैस डिटेक्टर था, गैस डिटेक्टर जो है सिर्फ गैस को डिटेक्ट करेगा। H2S है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कोई भी गैस वहां पे लीकेज होती है, या एलपीजी है वो लीकेज होती है, वो उसको डिटेक्ट करेगा और उसकी बेस पर वो क्या करेगा, अलार्म देगा और सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। रिएक्शन सिस्टम समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, फायर होज हाइड्रेंट सिस्टम। अच्छा, एक हमारे पास फायर फाइटिंग सिस्टम, वाटर बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बिल्डिंग के बाहर हमने बहुत सारी जगह पे इंस्टॉल देखा होगा, और जो बड़ी फैसिलिटीज होती है लाइक ऑयल एंड गैस प्लांट है, या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी है जहां पर उसके सराउंडिंग में जो है फायर फाइटिंग की जरूरत है, या फिर हमारे पास स्टोरेज टैंक्स हैं, तो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के सराउंडिंग में या फिर जो फैसिलिटी है, प्लांट है, उसके सराउंडिंग में हम एक सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम कहलाता है। ये क्या करता है, ये भी इस तरह का देखिए हाइड्रेंट होगा,
ठीक है। यहाँ पर ये इसकी क्रैश बार्स लगी हुई होंगी। हमने एचएससी ने अच्छा क्या क्या चीजें इंश्योर करनी है, मैंने आपको ये सारी चीजें बताता जा रहा हूँ कि एचएससी ने यहाँ पे जो है क्रैश बार्स इंश्योर करनी है कि जो आपका हाइड्रेंट है उसके अराउंड क्रैश बार्स होनी चाहिए, क्योंकि इसको कोई हिट ना करे, और इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए प्रॉपरली। इंस्पेक्शन हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, इसकी इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कनेक्टेड है यहाँ से। दूसरे फिर आप इसके जो है अंडरग्राउंड इसका एक वॉल्व होगा, ठीक है, हाइड्रेंट आइसोलेशन वॉल्व, ये आपने चेक करना है। एचएससी ने इंश्योर करवाना है कि ये वॉल्व हमेशा 24/7 ओपन होना चाहिए। इन केस कभी यहाँ पे फायर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके इनलेट के साथ होज अटैच करके और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने इंश्योर करना है कि यहाँ पे ये क्रैश बार्स हैं, इसकी इंस्पेक्शन प्रॉपर हो रही है, इस पे स्टिकर लगा हुआ होगा इसकी इंस्पेक्शन का, वो आपने इंश्योर करना है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। मैं आप बताता हूँ रैप में आपको कि एज पर एनएफपीए 25 और यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हाइड्रेंट की इंस्पेक्शन की और टेस्टिंग की। अच्छा, फिर हमारे पास ये आइसोलेशन वॉल्व है, ये आपको जरूर इंश्योर करवाना है। ये नीचे होता है अंडरग्राउंड, ठीक है। ये आपने, और ये पाइप जो जा रहा है ये फिर हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, बिल्डिंग के, यानी हमारे जो फायर पंप्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो हम आगे जाके देखते हैं कि फायर पंप्स कौन कौन से होंगे। फायर पंप्स देखें, अब आ गए हमारे पास। फायर पंप्स हमारे पास होते हैं 3 तरह के। किसी भी एक सेट ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम में हमारे पास 3 तरह के फायर पंप्स होते हैं। 3 तरह के फायर पंप्स हमारे पास हैं। एक है जोकी पंप, जो कि एक छोटा होगा, इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप। अब इनका काम क्या होता है, देखो हमारे पास जो जोकी पंप है ना, ये सिर्फ सिस्टम प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है। कि हमारे पास जो सिस्टम है सॉरी जी, तो हमारे पास क्या है, 3 तरह के फायर पंप्स हैं। एक है जोकी पंप, इलेक्ट्रिकल एंड डीजल पंप। अब हमारे पास जो जोकी पंप है वो सिस्टम प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है। जो हमारे वेट राइजर्स हैं उसमें सिस्टम का प्रेशर, फॉर एग्जांपल आपने 6.5 बार्स जो है सिस्टम प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। सिस्टम प्रेशर होता है जो हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम या फायर होज रील तक जो प्रेशर आ रहा होता है। आपने हमेशा देखा होगा जब आप फायर होज रील को खींचेंगे, अगर ऑटोमेटिक फायर होज रील है तो उससे पानी आना शुरू हो जाता है, या फिर अगर आप उसका वॉल्व खोलते हैं तो पानी आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है उसके अंदर पानी मौजूद है और बैकअप दिया हुआ है इन फायर पंप्स के थ्रू, ठीक है। जिसमें सिस्टम प्रेशर जो मेंटेन कर रहा है वो जोकी पंप मेंटेन कर रहा है। जोकी पंप बहुत छोटा सा पंप होता है, और जनरली अगर बिल्डिंग छोटी हो तो जोकी पंप इंस्टॉल भी नहीं करते, वहां पर एक प्रेशर वेसल छोटी सी लगा दी जाती है, ठीक है। उसका काम भी सेम यही होता है कि प्रेशर को मेंटेन करना। अब सीन क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल पंप है एक, जो मेन पंप कहलाता है, डीजल पंप है। अब होता ये है कि जब आप फायर होज रील स्टार्ट करते हैं, प्रेशर ड्रॉप होता है सिस्टम के अंदर। जैसे ही हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, जो पाइपिंग है, हमारी पूरी पाइप जो जा रहे हैं हमारे फायर होज रील्स में, उनका क्या है, सिस्टम प्रेशर, पानी का प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से जो कि पंप स्टार्ट होता है बट वो प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लगाया गया है। और अगर फायर होज रील यूज होती है तो बहुत ज्यादा जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो वो प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि छोटा पंप है। अच्छा, इनकी स्पेसिफिकेशन भी हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि भाई कितना जो है डिफरेंस होना चाहिए इन पंप्स में, जो कि पंप कितना होना चाहिए, या हमारे पास इलेक्ट्रिकल पंप या डीजल पंप कितना जीपीएम का होना चाहिए, ठीक है। ये प्योर स्पेसिफिकेशन, प्योर टेक्निकलिटी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एचएससी में जो भी मेन जो चीजें हैं हमारी वो हमें पता होनी चाहिए। बाकी फॉर नॉलेज हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पंप है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल पंप जो है मेन पंप है, ये क्या करेगा, जब आप फायर होज रील स्टार्ट करेंगे उससे पानी का प्रेशर ड्रॉप होगा, जो कि पंप स्टार्ट होगा, बट वो अपने कटआउट पे, एक कट इन प्रेशर होता है, एक कटआउट प्रेशर होता है। अच्छा, इसको भी समझ लें। कट इन प्रेशर ये होता है कि जो कि पंप में जैसी प्रेशर ड्रॉप हुआ उसका एक सेट पॉइंट हमने रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम प्रेशर जो है 6.5 था, अब प्रेशर ड्रॉप हुआ, आपने फायर होज रील स्टार्ट की, प्रेशर ड्रॉप हुआ, वो आया 5.5 पे। जैसे ही 5.5 पे या फिर 6 पे आया, वो डिपेंड करता है आपने कटिंग कितना रखा है। जो कि पंप का, हर पंप का एक कट इन होगा, एक कट आउट होगा। अब आपका जो है जो कि पंप 5 या 6 बार पर क्या होगा, जो कि पंप स्टार्ट हो जाएगा, बट जैसे ही प्रेशर मजीद नीचे जाएगा आपका जो कि पंप उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, आपने 5.8 या फिर 5.9 पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पंप का कट इन।
अब जैसे 5.8 पे आपका जो है प्रेशर पहुंचता है, आपका फायर इलेक्ट्रिकल पंप स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये प्रेशर को मेंटेन करेगा। अब ये प्रेशर जो है आपकी जो भी फायर होज व्हील है, आप एक फायर होज व्हील या 2 फायर होज व्हील यूज कर रहे हो, उससे क्या होगा, ये पानी का प्रेशर आपको देना शुरू कर देगा। आपका इलेक्ट्रिकल पंप चलता रहेगा। अगर आपकी फायर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी बिल्डिंग की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अगर इंटरफेसेस है विद एफएससीपी फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, तो वो क्या होगा कि आपकी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है कट ऑफ हो जाएगी या बंद कर दी जाएगी, शट ऑफ हो जाएगी, राइट। आपकी बिल्डिंग की बिजली बंद कर दी जाती है या इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पंप आपका बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि हमारे पास प्रेशर मजीद ड्रॉप होगा, ठीक है। प्रेशर मजीद ड्रॉप होता है आपका क्योंकि बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई है, या फिर आप 4-5 फायर होसेज एक साथ यूज कर रहे हो। अब आपका जो इलेक्ट्रिकल पंप है उसका कटआउट है फॉर एग्जांपल 4 बार, 4 बार तक वो आपको प्रेशर देता है। जैसे ही 4 बार से नीचे जाता है, यानी कि आपने फायर होजिल बहुत सारी फायर होजिल स्टार्ट कर दी हैं, या फिर आपकी बिल्डिंग की बिजली बंद हो गई, तो आपका इलेक्ट्रिकल पंप बंद हो जाएगा। अगर बिल्डिंग की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो शटडाउन नहीं हुई और आपने जो है बहुत सारी फायर होजिल स्टार्ट कर दी या ओपन की हुई हैं, जिसकी वजह से आपके सिस्टम का प्रेशर बहुत गिर रहा है और फॉर एग्जांपल वो 4 बार तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब 4 बार पे क्या आता है, इसका जो आपका कट आउट है हमने सेट किया हुआ है इसका, वो 4 बार पे किया हुआ है। 4 बार पे आके आपका इलेक्ट्रिकल पंप बंद हो जाएगा। अब हमारा डीजल पंप स्टार्ट होगा। तो आपने रखा हुआ है फॉर एग्जांपल 4 बार जो है इसका जो कट आउट है वो इसका कट इन होगा। इलेक्ट्रिकल पंप का कट आउट डीजल पंप का कट इन प्रेशर होगा। कट इन प्रेशर पे क्या होगा, हमारा डीजल पंप स्टार्ट हो जाएगा 4 बार पे, या जितना भी आपने रखा होगा उसके ऊपर डीजल पंप स्टार्ट हो जाएगा। डीजल पंप हमारा कंटिन्यूअसली काम करेगा जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता हमारे टैंक में, या फिर हम इसको खुद बंद नहीं कर देते। अच्छा, डीजल पंप का कटआउट प्रेशर कोई भी नहीं होगा। डीजल पंप कंटिन्यूअसली चलेगा, इसको आपको आके खुद मैनुअली बंद करना पड़ेगा। अगर फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, या हमारे पास वाटर टैंक में पानी खत्म हो जाता है, या फिर हमारे पास डीसीडी या दूसरी अथॉरिटीज आके फायर फाइटर्स आके जो है फायर एक्सटिंग्विशिंग स्टार्ट कर देती हैं, तो हमें क्या करना होगा, डीजल पंप को ऑटो खुद आके बंद करना पड़ेगा मैनुअली। कटआउट नहीं होगा, इसका कटआउट प्रेशर कोई भी नहीं है, ठीक है। इसको आपने खुद बंद करना है। ये कब काम करेगा, जब हमारा इलेक्ट्रिकल पंप जो है काम नहीं कर रहा होगा किसी भी सूरत में, या तो बिजली हमारी जो है शट डाउन हो गई है बिल्डिंग की, या फिर हमारा जो है हमने बहुत सारी फायर होसेज स्टार्ट कर दी हैं जिसकी वजह से प्रेशर बहुत ड्रॉप हो गया है, तो हमारा डीजल पंप स्टार्ट हो जाएगा। डीजल पंप हमें बैकअप देगा जब तक हम इसको खुद बंद नहीं करते मैनुअली, या फिर हमारे जो वाटर टैंक में पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। एज पर डीसीडी या एज पर यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड हमारे पास कम से कम 1 घंटे का फायर फाइटिंग के लिए पानी होना चाहिए हमारे टैंक के अंदर, ठीक है। इसको भी हम आगे जाके कभी डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज, ये हमारे पास क्या है, 1 घंटे का फायर फाइटिंग वाटर होना चाहिए, ठीक है, बैकअप होना चाहिए इतने पानी का। आपको समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें, जो कि पंप, इलेक्ट्रिकल पंप और डीजल पंप, ठीक है, इनका फंक्शन कैसे होता है, कट आउट प्रेशर क्या होता है, और ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में जो है जरूर कमेंट्स दीजिए, मैं इंशाल्लाह इसको मजीद एलिबरेट करने की कोशिश करूंगा और नई वीडियोस बना के उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये देखें, ये पूरा हमारे पास सिस्टम मौजूद है, इसको और मजीद एक्सप्लेन किया गया है। वाटर टैंक है, ये जो है हमारे पास जो है, एक देखें इसमें जो है कितना है, आधे घंटे का पानी इस टैंक के अंदर मौजूद है, आधे घंटे का इस टैंक में मौजूद है। हमारे पास टोटल 1 घंटे का पानी मौजूद है इस टैंक के, दोनों टैंक्स में। ये 2 टैंक हैं, बीच में जो है इसकी वॉल्व है, ठीक है। और हमारे पास ये 3 पंप्स हैं, एक जो कि होगा यहाँ पे कहीं पे जो नजर नहीं आ रहा है, छोटा पंप है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये सिर्फ प्रेशर मेंटेन करने के लिए होता है। और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल पंप है ये, और ये हमारे पास डीजल पंप है, और ये डीजल पंप का टैंक आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंट्रोल पैनल्स हैं जो कि जिनसे ये पंप्स कंट्रोल हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल पैनल आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा सिस्टम है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरी मैंने आपको यहाँ पर फिगर बना के दिखा दी है, ठीक है।
अच्छा, ये सारी फिगर्स या सारी जितनी भी हमने जो है पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं, ये कोशिश मैं यही करता हूँ कि ये सारी यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस से एक्सट्रैक्ट की हुई हों या फिर एनएफपीए 25 से एक्सट्रैक्ट की हुई। ठीक है, कोई एक आध फिगर जो है या पिक्चर जो है वो सेपरेटली या तो मेरी खुद की बनाई हुई होती है या फिर कहीं और से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, लेकिन 95% पिक्चर्स या जितनी भी हमारे पास फिगर्स डायग्राम्स जो होती हैं वो सारी हमने यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस या फिर एनएफपीए 25 से एक्सट्रैक्ट की। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे पास है इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर फाइटिंग सिस्टम। ठीक है, फायर फाइटिंग सिस्टम में हमारे पास हम पहले ही सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल पंप्स हैं, डीजल पंप्स हैं, फायर होस व्हील्स हैं, स्प्रिंकलर्स हैं, डिल्यूज सिस्टम है। इनकी इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, मेंटेनेंस या इनकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हमें किस फ्रीक्वेंसी के साथ करनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने जो है क्लॉजेस भी दिए हुए हैं आप लोगों की आसानी के लिए कि आपसे कभी भी कहीं पर हम कोई टेस्ट या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट, मेंटेनेंस या टेस्टिंग एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं तो हमसे सवाल ये किया जाता है कि आप किस स्टैंडर्ड की बेसिस पे कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस क्लॉज का रेफरेंस दे सकते हैं। ये क्लॉज है यूई फायर एंड लाइफ, सॉरी, ये क्लॉज है एनएफपीए 25 का। एनएफपीए 25 का क्लॉज नंबर मैंने सारे इसके साथ लिख दिए हैं कि आप ये बता सकते हैं कि एज पर 8.8.2 डेली एंड वीकली इंस्पेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल पंप की, डीजल पंप्स की। ठीक है, एज पर सॉरी एनएफपीए 25, राइट। अच्छा, मैं सिर्फ इन दो स्टैंडर्ड्स में खेलता रहता हूँ, इसलिए मुझे बार बार मेरी जबान पे कभी यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड आता है और कभी एनएफपी 25 आता है, तो डोंट बी कंफ्यूज। ये यूएई अपना एनएफपी 25 के क्लॉजेस हैं, राइट। बट यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो सारी यूएई फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड एनएफपी 25 से एक्सट्रैक्टेड है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई मंथली टेस्टिंग होनी चाहिए इस क्लॉज के थ्रू। दूसरी फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होना चाहिए एनुअली इलेक्ट्रिकल पंप का, और डीजल पंप का भी परफॉर्मेंस टेस्ट होना चाहिए। ये देखिए सेम क्लॉजेस हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर वीकली जो है इंस्पेक्शन है दोनों की, इसकी मंथली इंस्पेक्शन है, इलेक्ट्रिकल पंप की सॉरी मंथली इंस्पेक्शन है, और डीजल पंप की वीकली इंस्पेक्शन है। और इसकी वीकली इंस्पेक्शन आपको इसको 30 मिनट्स जो है रन करना है, जबकि इलेक्ट्रिकल पंप को मंथली आपको 10 मिनट रन करना है या 15 मिनट रन करना है। ठीक है, बट डीजल पंप को आपको वीकली वीकली बेसिस पे 30 मिनट्स रन करना है एज पर एनएफपी 25, राइट। और ये क्लॉज नंबर इसका मौजूद है। एनुअली परफॉर्मेंस टेस्ट दोनों का होना चाहिए। ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी है, 0% फ्लो है, 100% फ्लो है, 150% फ्लो है। उसकी बेसिस पे हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं किसी भी पंप्स की। इसको हम नेक्स्ट भी किसी वीडियो में ज्यादा डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं कि 0% फ्लो, 100% एंड 150% फ्लो पर हम किस तरह से चेक करते हैं अपने पंप की परफॉर्मेंस। ठीक है, ये एनुअली होना चाहिए। फिर हमारे पास मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस जो है इसकी वेरी करती है, सारे पंप्स की मेंटेनेंस वेरी करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी इनकी परफॉर्मेंस जो है, अगर इसकी परफॉर्मेंस में जो है कमी आती है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हमारा पंप, या उसमें कोई लीकेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसकी मेंटेनेंस कंडक्ट करेंगे, बट एज पर क्लॉज 8.5 एनएफपी एनएफपी 25। अच्छा, सर्टिफिकेशंस हैं। पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए एनुअली बेसिस पे, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू होनी चाहिए। यूएई में रेगुलेटरी अथॉरिटी दुबई में डीसीडी है, दुबई सिविल डिफेंस। दुबई सिविल डिफेंस दुबई में एनुअली बेसिस पे पूरी बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करती है, फायर फाइटिंग सिस्टम को इंस्पेक्ट करते हैं प्रॉपरली, और वो फिर आपको रिकमेंड या रिकमेंडेशन कुछ देते हैं अगर कुछ रिकमेंडेशन उन्हें देनी होती है। अदरवाइज वो आपको सर्टिफाइड कर देते हैं फॉर 1 ईयर। ठीक है, उसकी बेसिस पे आपका फायर फाइटिंग सिस्टम जो है सर्टिफाइड हो जाता है 1 साल के लिए। ये हमारी डीसीडी है, दुबई सिविल डिफेंस, जो कि दुबई की स्पेसिफिकली फॉर दुबई की टेरिटरी के अंदर आपको दुबई सिविल डिफेंस से सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपके फायर फाइटिंग सिस्टम की कॉम्पिटेंसी का, राइट। अच्छा, अब हमारे पास आ गई फायर होज रील। फायर होज रील को हम क्वार्टरली इंस्पेक्शन होनी चाहिए इनकी, एनुअली इनकी जो है टेस्टिंग होनी चाहिए। इनको यूज करते हैं एनुअली, जो कि हम अगर फायर ड्रिल कंडक्ट करते हैं उसमें भी हम यूज करते हैं फायर होज रील को। उससे हमें पंप भी पता चल जाता है, उसके बाद पीछे पंप रन होता है, तो हमें सारी चीजें ये भी पता चल जाती हैं कि हमारे पंप जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। फिर हमारे पास 5 ईयरली बेसिस पे इसका फ्लो टेस्ट होना चाहिए फायर होज रील का, या परफॉर्मेंस टेस्ट होना चाहिए 5 ईयरली बेसिस, राइट। और ये इनका क्लॉज नंबर लिखा हुआ है 7.3.1। अच्छा, ये क्लॉजेस जो हैं ये पर्टिकुलर सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा है, ये भी बता रहे हैं कि ये मेंटेनेंस या इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट होना कैसे चाहिए, टेस्टिंग होनी कैसे चाहिए, इंस्पेक्शन होनी कैसे चाहिए, ठीक है, वो उसकी स्पेसिफिकेशन भी बताएगा। क्योंकि एनएफपीए और यूए फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर फायर फाइटिंग स्पेशली। ये प्रॉपर आपको स्पेसिफिकेशंस भी बताते हैं कि किस तरह से इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, किस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए, किस तरह से आपकी इंस्पेक्शंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बताते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंकलर से हमारे पास उनकी एनुअल इंस्पेक्शन होनी चाहिए। वैसे जर्नल विजुअल इंस्पेक्शन तो वीकली या मंथली बेसिस पे होती ही हैं। विजुअल इंस्पेक्शन जो हम वेयर टेयर या कोई लीकेज है वो विजुअली देख सकते हैं इनकी, वो मंथली बेसिस पे भी होनी चाहिए या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हो, ठीक है। और दूसरे फिर हमारे पास 5 ईयरली बेसिस पे इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। परफॉर्मेंस टेस्ट इसका नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट इसका कुछ नहीं है, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ नोजल है। ये एक नोजल है जो कि पायलट से ब्लॉक हुआ है, और जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है पायलट ब्रेक होगा और हमारे पास पानी नोजल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट लाइक अ शावर, नोजल या शावर आप कह लो, जैसे आपके वॉशरूम में शावर होता है, ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट इसका कुछ नहीं है। मेंटेनेंस है इनकी, एनुअली मेंटेनेंस होनी चाहिए इनकी, इनको निकाल के पूरा जो है सही से चेकिंग होनी चाहिए इनकी, कोई रस्टिंग नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ये सब चीजें चेक होनी चाहिए, जो कि एनएफपीए 25 क्लॉज नंबर 5.4.1.9 के थ्रू होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन वहाँ मौजूद है। इसकी जो है सर्टिफिकेशन इन सब की एनुअली जो है डीसीडी करेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी या डीसीडी करता है यूएई में, दुबई में, ठीक है। डब्ल्यू सिस्टम है, इनकी एनुअली जो है इंस्पेक्शन होनी चाहिए, 5 ईयरली बेसिस पे इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। सेम स्प्रिंकलर की तरह है, इनकी परफॉर्मेंस या फ्लो टेस्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। अच्छा, इनके सोलिनॉइड वॉल्व्स या इनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, बट उनको हम बाद में कभी डब्ल्यू सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे कि इनके डब्ल्यूज वॉल्व्स जो हैं या सोलिनॉइड वॉल्व है उसकी इंस्पेक्शन जो है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ होनी चाहिए। स्पेसिफिकली डब्ल्यू सिस्टम और प्री एक्शन सिस्टम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो में, या आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें मैं अगर देखूंगा कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, तो इसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली टेक्निकलिटी में हम चले जाएंगे, ठीक है। मेंटेनेंस इनकी एनुअली होनी चाहिए, एनुअली इनकी मेंटेनेंस एज पर दिस क्लॉज, और एनुअली सर्टिफिकेशन इनकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन तो है ही, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डेप्थ में समझ आ गई होंगी, और इसमें किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स के कॉलम में आप बताएं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप लोग, तो मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा और एक नई वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। क्योंकि ये प्योरली आपकी जो है आपके प्रोफेशन या आपके करियर से रिलेटेड हैं। जब आप एज एचएससी प्रैक्टिशनर किसी भी साइट पर काम करते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, जिससे कभी भी आप जो है कहीं पर भी नाकाम नहीं होंगे, और आपको ये किसी से भी आप जो है कोई भी आपको इसमें चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता, आपके पास स्टैंडर्ड मौजूद है, आपके पास रेफरेंसेस मौजूद हैं, और आपके पास कंप्लीट नॉलेज मौजूद है, ठीक है। और किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंशाल्लाह आप इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे अगर फायर फाइटिंग से रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी चीज़ आपने मुझसे पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स के कॉलम में बताएं, और इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्पेशली मैं बार बार कहता हूँ, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना करियर एचएससी की फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये सारी स्पेसिफिकेशन और ये सारी नॉलेज पता होनी चाहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।